हेलो साथियों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप अच्छे होंगे। जैसा कि मैंने बिहार पुलिस का मैराथन लेकर आया था और आज जो है ना मैं मैराथन 4 लेकर आया हूं और 4 के माध्यम से आपकी जो एग्जाम में संभावित प्रश्न जो बनने वाली है उसको हम देखेंगे और ताकि आपका एक सीट बिहार पुलिस में पक्का हो सके। और अभी बिहार पुलिस का एग्जाम भी चल रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देखिएगा और शेयर कीजिएगा ताकि आप लोगों का सिलेक्शन हो सके। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि पहला क्वेश्चन देखिए, यहां से क्वेश्चन पूछने की अधिक से अधिक संभावना बनी रहती है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि राज्य, धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। तो मतलब पहला क्वेश्चन मतलब देखने से दिखाई दे रहा है कि पहला क्वेश्चन, यह जो क्वेश्चन है पॉलिटी का क्वेश्चन है, राजनीतिक शास्त्र का क्वेश्चन है, संविधान से क्वेश्चन है। तो कह रहा है कि जाति, किसी राज्य में जाति, राज्य के आधार पे, धर्म के आधार पे, नस्ल के आधार पे, जाति के आधार पे, लिंग के आधार पे और जन्म स्थान के आधार पे किसी से भेदभाव नहीं करना है और करिएगा तो कानूनी कार्रवाई होगा। यह किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है? तो मेरे प्यारे साथियों, चलिए हम अनुच्छेद की अगर बात करते हैं, अनुच्छेद की अगर बात करते हैं तो हम शुरू से अनुच्छेद को देखते हैं थोड़ा। अनुच्छेद एक कहता है संघ और राज्य क्षेत्र। कथी कहेगा? संघ और राज्य क्षेत्र का उल्लेख है। संघ और राज्य क्षेत्र का क्या है भैया? उल्लेख है अनुच्छेद एक में। अनुच्छेद 2 कहता है कि नए राज्य का निर्माण, नए राज्य का क्या होगा भैया? निर्माण होगा। अनुच्छेद 3 कहता है नए राज्यों का नाम परिवर्तन। अनुच्छेद 3 कहता है। अनुच्छेद 5 कहता है नागरिकता। क्या कहता है? नागरिकता। अनुच्छेद 5 क्या कहता है? नागरिकता। अनुच्छेद 5 क्या कहेगा? नागरिकता कहेगा। 5 से 11 के बीच में नागरिकता के बारे में बताया गया है। समझ आइए, 5 से लेके 11 के बीच में नागरिकता के बारे में बताया गया। अनुच्छेद की अगर बात किया जाए, अनुच्छेद अगर देखा जाए, अनुच्छेद 14 कहता है समानता का अधिकार। कथी कहता है? समानता का अधिकार। कथी कहेगा? समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 कहता है। अनुच्छेद 15 कहता है, अगर देखा जाए, अनुच्छेद 15 कहता है कि जाति, धर्म, नस्ल के आधार पे, अनुच्छेद 15 कहता है जाति, धर्म, नस्ल के आधार पे भेदभाव करना कानूनी अपराध है। भेदभाव करना कानूनी अपराध है। भेदभाव करना क्या है भैया? कानूनी अपराध है। कानूनी अपराध है। समझ आइए। तो पहला क्वेश्चन मतलब आपका पहला क्वेश्चन का आंसर मिल गया है। कह रहा है कि जाति, धर्म, नस्ल और लिंग या जन्म के स्थान के आधार पर भेदभाव करना क्या कह रहा है? भेदभाव नहीं करेगा। कौन कह रहा है? अनुच्छेद 15 का रहा। ऑप्शन बी फॉर बॉल हो जाएगा। अनुच्छेद की अगर बात किया जाए तो अनुच्छेद 1 का रहा संघ और राज्य का उल्लेख है। अनुच्छेद 2 का रहा नए राज्य का निर्माण है। अनुच्छेद 3 का रहा है राज्यों का नाम परिवर्तन कर सकते हैं, भारत क्षेत्र के नाम परिवर्तन कर सकते हैं। अनुच्छेद 5 का रहा नागरिकता। अनुच्छेद कितना का रहा है? 5 का रहा है नागरिकता, जो 5 से 11 के बीच में नागरिकता का उल्लेख है। अनुच्छेद 14 का रहा समानता का अधिकार। अनुच्छेद 15 का रहा कि जाति, धर्म, नस्ल के आधार पर भेदभाव करना क्या है भैया? कानूनी अपराध है। आगे अगर देखा जाए अनुच्छेद 16 की अगर बात करते हैं, अनुच्छेद 16 पढ़ेंगे, अनुच्छेद 17 पढ़ेंगे, अनुच्छेद 18 पढ़ेंगे, अनुच्छेद 19 पढ़ेंगे। समझ जाइए। इसके बाद जो है ना अनुच्छेद 20 पढ़ेंगे, अनुच्छेद 21 पढ़ेंगे, अनुच्छेद 22 पढ़ेंगे। चलिए यहां तक। अनुच्छेद 16 कह रहा है
कि लोक नियोजन का अधिकार। अनुच्छेद 16 कहता है लोक नियोजन का अधिकार। लोक नियोजन का अधिकार मतलब लोक नियोजन का अधिकार मतलब कह रहा है कि अगर मान लीजिए कोई बहाली निकला तो 10वीं पास पे जितना बहाली निकला हुआ था 10वीं के जितने भी छात्र है, जो भी वर्ग के छात्र आता है, सबका अधिकार है उसमें फॉर्म भरने का। मतलब सभी लोगों को अधिकार देता है कौन? अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 17 कहता है अस्पृश्यता का मतलब छुआछूत को अंत करना है। क्या करना है? छुआछूत को क्या करना है भैया? अंत करना है। कौन कह रहा है? अनुच्छेद 17 कह रहा है। अनुच्छेद 18 का था उपाधियों का अंत करना है। उपाधियों का अंत करना है। उपाधियों का अंत करना है। उपाधियों का क्या करना है? अंत कर रहा है। अनुच्छेद 19 कह रहा है। और अनुच्छेद 19 को अगर देखा जाए तो इधर बांटते हैं थोड़ा। अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार के स्वतंत्रता का अधिकार है। 6 प्रकार के स्वतंत्रता का अधिकार है। 6 प्रकार के स्वतंत्रता का अधिकार है मेरे साथियों। चलिए हम देखते हैं कौन कौन है। 6 19 के 1 अनुच्छेद 19 के 1 अनुच्छेद 19 के बी समझ जाए। अनुच्छेद 19 के सी पढ़ेंगे। अनुच्छेद 19 के डी पढ़ेंगे समझ जाए। अनुच्छेद 19 के डी के बाद अनुच्छेद ई पढ़ेंगे। अनुच्छेद ई पढ़ेंगे। अनुच्छेद एगो जी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? जी पढ़ेंगे। अब समझिए अनुच्छेद 19 के ए में कह रहा है बोलने का अधिकार। कथी है? बोलने का अधिकार। बोलने का क्या है? बोलने का अधिकार है। आपके पास बोलने का क्या है? अधिकार है। और इसी में प्रेस का अधिकार है। क्या है? इसी को ही प्रेस का अधिकार कहते हैं। प्रेस का अधिकार कहाँ है भैया? अनुच्छेद बी में है। अनुच्छेद बी में कह रहा है अनुच्छेद बी से बिना हथियारों के सभा में बैठने का अधिकार। बिना हथियार के सभा में बैठने का अधिकार। सभा में बैठने का अधिकार है। बैठने का क्या है? बैठने का अधिकार है। बैठने का क्या है भैया? अधिकार है। अब देखिए बहुत ही इजी है। अनुच्छेद ए कह रहा है बोलने का अधिकार है मतलब प्रेस का अधिकार है। मीडिया वाला का भी अधिकार है। अनुच्छेद बी कह रहा है कि बिना हथियार के सभा में बैठने का अधिकार। अनुच्छेद सी कह रहा है सी से संघ बनाने का मतलब संघ बनाने का अधिकार। संघ बनाने का अधिकार। संघ बनाने का अधिकार है। संघ बनाने का क्या है भैया? अधिकार है। संघ बनाने का क्या है? अधिकार है। समझ आइए। अनुच्छेद डी कह रहा है कि देशों में घूमने फिरने का अधिकार। देशों में घूमने फिरने का अधिकार। देशों में घूमने फिरने का अधिकार। घूमने फिरने का अधिकार है। फिरने का क्या है भैया? अधिकार है। समझ जाए। अनुच्छेद ई कह रहा है अनुच्छेद जी कह रहा है। अनुच्छेद पहले जी देखेंगे। जी कह रहा कि जीविका चलाने का अधिकार। कथी है? जीविका चलाने का अधिकार। जीविका चलाने का अधिकार। जीविका चलाने का क्या भैया? अधिकार है। जीविका चलाने का अधिकार है। अनुच्छेद जीविका चलाने का अधिकार। अनुच्छेद ई में आप बताइएगा। अनुच्छेद ई में कमेंट करके आप बताइएगा। तो अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार के स्वतंत्रता का अधिकार है। पहला है बोलने का अधिकार। दूसरा है बिना हथियार के सभा में बैठने का अधिकार। तीसरा है संघ बनाने का अधिकार। चौथा है देशों में घूमने फिरने का अधिकार। समझ आइए। अनुच्छेद की ई में आप कमेंट करके बताइएगा कमेंट बॉक्स में। जी कहता है जीविका चलाने का अधिकार। कहिए जी कहता है जीविका चलाने का अधिकार। समझ जाइए। तो इसमें स्वतंत्रता का अधिकार है। कथी का अधिकार है? स्वतंत्रता का अधिकार है। स्वतंत्रता का क्या है भैया? अधिकार है। अनुच्छेद 19 में क्या प्रकार का स्वतंत्रता का अधिकार है? 6 प्रकार के स्वतंत्रता का अधिकार है मेरे साथियों। अगला कह रहा है कि अनुच्छेद 20 कह रहा है। अनुच्छेद 20 कह रहा है कि अपराध दोष सिद्ध करने का सिद्ध करने का अधिकार है। करने का क्या है भैया? अधिकार है। समझ जाइए। करने का क्या है भैया? अधिकार है। अनुच्छेद 21 कह रहा है कि निजता का अधिकार है। कथी है? निजता का अधिकार है। निजता का क्या है? अधिकार है। अधिकार है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। इसी को कहते हैं प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। दैहिक स्वतंत्रता का क्या है? अधिकार है। दैहिक स्वतंत्रता का क्या है? अधिकार है। इसके बाद अनुच्छेद 22 कह रहा है समझ जाइए। अनुच्छेद 22 कह रहा है कि गिरफ्तारी के संरक्षण का अधिकार है। गिरफ्तारी के संरक्षण के अधिकार है। संरक्षण के क्या है? अधिकार है। समझ जाइए। गिरफ्तारी से बचने के लिए समझ जाइए आप अपने मन से एक अच्छा वकील रख सकते हैं। समझ जाइए। ए है समझ जाइए
तो अनुच्छेद 16 क्या कर रहा है, लोक नियोजन का अधिकार। अनुच्छेद 17 क्या रहा है, छुआछूत को अंत करना। अनुच्छेद 18 का रहा है उपाधियों को अंत करना। अनुच्छेद 19 का रहा स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार के अधिकार है। 19 के ए में बोलने का अधिकार है, बी से बिना हथियार के सभा में बैठने का अधिकार है, सी से संघ बनाने का अधिकार है, डी से देशों में घूमने फिरने का अधिकार है, जी से जीविका चलाने का अधिकार है। अनुच्छेद ई बचा, तो ई में आप कमेंट करके बताइएगा कौन सा अधिकार है। उसी प्रकार अनुच्छेद अगर 20 देखा जाए तो अपराध दोष सिद्ध करने का अधिकार है। मतलब मान लीजिए कोई आपको अपराधी घोषित कर देता है प्रशासन, तो आपको दोष सिद्ध करने का अधिकार है। 24 घंटा के अंदर में आप दोष सिद्ध कर सकते हैं। 24 घंटा के अंदर में अगर आप दोष सिद्ध नहीं कीजिएगा तो वही पुलिस आपको मजिस्ट्रेट के पास पेश करेगा, समझ जाइए। अनुच्छेद 21 कह रहा है कि निजता का अधिकार, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 नहीं कहता है आपके पास खाने का अधिकार है, बैठने का अधिकार है, समझ जाइए, पानी पीने का, मतलब निजता, जीने का अधिकार देता है। अनुच्छेद कौन देता है, 21। इसीलिए अनुच्छेद 21 को छोटा संविधान कहते हैं। तो क्वेश्चन पूछता है किस अनुच्छेद को भारत का छोटा संविधान कहते हैं, तो कहिएगा अनुच्छेद 21 को छोटा संविधान कहते हैं, क्योंकि इसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, मतलब आपका प्राण बचने के लिए जितना भी स्वतंत्र, जितना भी अधिकार है, सब इसी में आ जाता है। अनुच्छेद 22 में कह रहा है कि गिरफ्तारी का संरक्षण है। मतलब अगर आपको पुलिस पकड़ के ले जा रही है तो आप पुलिस से बचने के लिए, गिरफ्तारी से बचने के लिए एक अच्छे वकील रख सकते हैं, समझ जाइए। मतलब 22 कह रहा है कि गिरफ्तारी के संरक्षण का अधिकार है। आगे अगर देखा जाए मेरे प्यारे साथियों, अनुच्छेद 23 की अगर बात किया जाए, अनुच्छेद 23 हो जाएगा, आप पढ़ेंगे। अनुच्छेद 24 पढ़ेंगे, अनुच्छेद 24 पढ़ेंगे मेरे साथियों। अनुच्छेद पढ़ेंगे, अनुच्छेद 25 पढ़ेंगे, समझ जाइए। अनुच्छेद 25 पढ़ेंगे, अनुच्छेद 26 पढ़ेंगे, अनुच्छेद 26 पढ़ेंगे, 26 पढ़ेंगे, अनुच्छेद 27 पढ़ेंगे, अनुच्छेद 27 पढ़ेंगे। इसके बाद अनुच्छेद 28 पढ़ेंगे, अनुच्छेद क्या पढ़ेंगे, 28 पढ़ेंगे। अनुच्छेद 29 पढ़ेंगे, अनुच्छेद 29 पढ़ेंगे मेरे साथियों, समझ जाए। तो ये सब पढ़ेंगे। 23 का क्या कह रहा है, चलिए 22 हो गया, 23 कह रहा है, अनुच्छेद 23 कह रहा है, समझ जाइए। अनुच्छेद 23 कह रहा है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार है। कथी है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, समझ जाइए। मतलब अनुच्छेद 23 कह रहा है कि आप 6 से 14 वर्ष के आयु वाले बच्चों को किसी फैक्ट्री में कोई बड़े धंधा में, कोई बड़े काम नहीं करवा सकते। कौन कह रहा है, अनुच्छेद 23 का। अनुच्छेद 24 कह रहा है कि 6 से 14 वर्ष के आयु वाले बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना है। निःशुल्क क्या देना है, निःशुल्क शिक्षा देना है, निःशुल्क शिक्षा पाने का अधिकार है 6 से 14 वर्ष के आयु वाले बच्चों को। अभी अगर देखा जाए आर्टिकल 25 कह रहा है, अनुच्छेद 25 कह रहा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का क्या है, अधिकार है। अनुच्छेद 27 कह रहा है, अनुच्छेद 27 कह रहा है धार्मिक कार्य करने का अधिकार है, धार्मिक कार्य करने का अधिकार है। करने का क्या है भैया, अधिकार है, धार्मिक कार्य करने का अधिकार है, पूजा पाठ करने का भी क्या भैया, अधिकार है। अनुच्छेद 27 कह रहा है, अनुच्छेद 27 कह रहा है धार्मिक कार्य पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, धार्मिक कार्य पर कोई टैक्स नहीं लेगा सरकार, कोई टैक्स नहीं लेगा, कोई टैक्स सरकार, कोई टैक्स नहीं लगेगा, कोई टैक्स नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, समझ जाए। आर्टिकल 28 की अगर बात किया जाए तो आर्टिकल 28 कह रहा है कि अपने धर्म को प्रचार प्रसार करने का, धर्म को प्रचार प्रसार करने का अधिकार है, प्रचार प्रसार करने का क्या भैया, अधिकार है। मान लीजिए कोई मुस्लिम धर्म है तो वो अपना प्रचार प्रसार कर सकता है। 29 कह रहा है कि कोई भी सरकारी संगठन में, कोई भी सरकारी संगठन में, धार्मिक संगठन में धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जाएगा, धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जाएगा, धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जाएगा मेरे प्यारे साथियों। तो एक क्वेश्चन आपसे यहां तक प्रश्न पूछ सकता। पहला कह रहा है कि अनुच्छेद 23 शोषण के विरुद्ध अधिकार, मतलब 6 से 14 वर्ष वाले आयु वाले बच्चों को किसी फैक्ट्री या बड़े काम या हार्ड वाला काम नहीं करवा सकते हैं। अनुच्छेद 24 कह रहा है, अनुच्छेद 24 कह रहा है कि 6 से 14
वाले बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान रखा है सरकार। अनुच्छेद 25 का रहा कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म समझिए किसी भी धर्म को अपनाने का भी अधिकार है, आर्टिकल 25 का रहा। आर्टिकल 26 का रहा कि धार्मिक कार्य करने का अधिकार है, मतलब आप जिस धर्म से है, जो धर्म के अंतर्गत जो त्योहार आता है, जिसमें पूजा पाठ करना होता है, हिंदू धर्म में बहुत सारा त्योहार आता है, तो धार्मिक कार्य करने का आपका अधिकार है, उस पर कोई मना नहीं कर सकता है, समझ जाए। कौन कर रहा? 26 का रहा। आर्टिकल 27 का रहा कि धार्मिक कार्य पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। अगर आप पूजा पाठ कर रहे हैं तो इस पे सरकारी टैक्स आपको नहीं लगेगा, सरकार का रहा। अनुच्छेद 28 कह रहा है कि धर्म को प्रचार प्रसार करने का अधिकार है, मतलब आपका जो धर्म है, मान लीजिए हम हिंदू धर्म है तो हम अपने हिंदू धर्म को प्रचार प्रसार कर सकते हैं। हम अपने हिंदू धर्म में मान लीजिए पासी है, पासवान है, तो हम अपने पासवान समाज को आगे बढ़ा सकते हैं, पासवान समाज को अच्छा विकास करने के लिए हम सलाह दे सकते हैं। कौन का रहा? आर्टिकल 28 का रहा। आर्टिकल 29 कह रहा है कि कोई भी सरकारी संगठन धार्मिक शिक्षा नहीं देगा, मतलब कोई भी जो सरकारी संगठन है, सरकारी जो स्कूल है, सरकारी विश्वविद्यालय है, सरकारी जो कॉलेजें हैं, उस कॉलेजों में धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जाएगा, समझ आइए। आर्टिकल 32 की अगर बात किया जाए, आर्टिकल 32 की बात करते हैं, अनुच्छेद 32 की अगर बात किया जाए, अनुच्छेद 32 कह रहा है संवैधानिक उपचार का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार है, उपचार का अधिकार है, संवैधानिक उपचार का अधिकार है। इसमें क्या है, अगर आपका मौलिक अधिकार उल्लंघन हो रहा है, अगर आपका मौलिक अधिकार उल्लंघन हो रहा है तो आप कोर्ट में जाइएगा। कोर्ट क्या करेगा? आर्टिकल 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय क्या करेगा? आर्टिकल 32 के तहत रीट जारी करता है, 5 प्रकार के रीट जारी करता है, 5 प्रकार के रीट जारी करता है, 5 प्रकार के क्या जारी करता है? रीट जारी करता है। कौन जारी करेगा भैया? उच्चतम न्यायालय, मतलब उच्च न्यायालय, मतलब उच्चतम न्यायालय कितने प्रकार का रीट जारी करेगा? 5। पहला अगर देखा जाए तो बंदी प्रत्यारोपण, कौन है? बंदी प्रत्यारोपण है। दूसरा अगर देखा जाए, प्रतिक्षेपण, कथी है? प्रतिक्षेपण है, समझ जाइए। तीसरा देखा जाए तीसरा अगर देखा जाए उत्प्रेषण है, कथी है? उत्प्रेषण है। चौथा अगर देखा जाए परमादेश, कौन है? परमादेश है। चौथा कौन है? परमादेश है, समझ आइए। पांचवा अगर देखा जाए, पहला है बंदी प्रत्यारोपण, दूसरा का प्रतिक्षेपण है, तीसरा का उत्प्रेरण है, चौथा परमादेश है। कौन है? परमादेश है। तो 5 प्रकार के एक कमेंट करके बताइएगा आपकी कितने प्रकार के सुप्रीम कोर्ट रीट जारी करता है। तो सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार के रीट जारी करता है, जिसमें 4 मैंने बताया है। पहला है बंदी प्रत्यारोपण, दूसरा का प्रतिक्षेपण है, तीसरा का है उत्प्रेषण है, उत्प्रेषण है, और चौथा है परमादेश है। कौन है? परमादेश है। तो ये 5 प्रकार के सुप्रीम कोर्ट रीट जारी करता है, समझे। आगे अगर देखा जाए तो कौन जारी करेगा? उच्चतम न्यायालय करेगा। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 32 के तहत। उसी प्रकार अगर उच्च न्यायालय की बात किया जाए, उच्च न्यायालय की अगर बात किया तो उच्च न्यायालय भी 5 प्रकार के रीट जारी करता है। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के रीट जारी करता हुआ आर्टिकल 226 के अंतर्गत। आर्टिकल कितने के अंतर्गत? 226 के अंतर्गत 5 प्रकार के रीट जारी करता है, समझ आइए। कौन? उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय 5 प्रकार के आर्टिकल 32 के तहत रीट जारी करेगा, और उच्च न्यायालय आर्टिकल 226 के तहत रीट जारी करेगा। आगे अगर देखा जाए तो आर्टिकल की अगर बात किया जाए तो आर्टिकल का रहा 38 कल्याणकारी राज्य बनाना है, राज्य को कल्याणकारी बनाना है। आर्टिकल 39 का रहा समान काम के लिए समान वेतन, समान काम के लिए समान वेतन दिया जाएगा, समान काम के लिए समान वेतन दिया जाएगा। आर्टिकल 39 के अगर ये देखा जाए आर्टिकल 40 लेते हैं। अब आर्टिकल 40 पूछता है ग्राम पंचायत का गठन, ग्राम पंचायत का गठन। आर्टिकल का ग्राम पंचायत का गठन करा, कौन? आर्टिकल 40 गठन करा, ग्राम पंचायत का गठन। आर्टिकल 44 अगर देखा जाए तो समान नागरिक संहिता है, समझ जाइए। इसके बाद आर्टिकल अगर देखा जाए, आर्टिकल 48 से अगर देखा जाए तो कृषि संगठन
पशुपालन एवं कृषि का संरक्षण, पशुपालन पशुपालन एवं कृषि का संगठन, कृषि का संरक्षण, कृषि का क्या करना है, कृषि का संरक्षण करना है, कृषि का क्या करना है, संरक्षण करना है। आर्टिकल 39 अगर देखा जाए, आर्टिकल 39 अगर देखा जाए, राष्ट्रीय 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 सार्वजनिक जगह, सार्वजनिक जगह को संरक्षण करना है, क्या करना है, संरक्षण करना है। आर्टिकल 50 देखा जाए, आर्टिकल 50 देखा जाए तो कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथकीकरण, कार्यपालिका और न्यायपालिका के शक्ति का पृथकीकरण, शक्ति के पृथकीकरण, क्या पालिका और न्यायपालिका का विभाजन कर देता है, समझ जाइए, मतलब 50-50 कर देता है। तो मैंने 50 तक आर्टिकल देखा है, मैंने 50 तक आर्टिकल देखा है। पहला अगर देखा जाए तो कल्याण, आर्टिकल 38 का रहा कल्याणकारी राज, आर्टिकल 39 का रहा कि समान काम के लिए समान वेतन दिया जाएगा, आर्टिकल 40 का रहा ग्राम पंचायत का गठन करना है, आर्टिकल 44 का रहा समान काम के लिए समान वेतन आपको मिलना चाहिए, समान काम के लिए समान वेतन मिलना चाहिए। आर्टिकल 48 कह रहा कि पशुपालन एवं कृषि का संरक्षण करना है, पशु को नहीं मारना है, पशु को संरक्षण करना है, बचाना है। और इसी के तहत भारत में टाइगर रिजर्व, ये टाइगर रिजर्व बनाया गया है, टाइगर रिजर्व बनाया गया है। आर्टिकल 49 कह रहा है कि राष्ट्रीय और राज्य सरकार और केंद्र सरकार के जो भी सार्वजनिक जगह है, जो भी सरकारी जगह, उसको क्या करना है, संरक्षण करना है। आर्टिकल 50 कह रहा है कि जो कार्यपालिका होती है, जो कानून लागू करती है, समझ जाइए, और जो कानून का लागू करवाती है, जो कानून लागू करती है, और न्यायपालिका जो होता है, जो कानून लागू नहीं करता है, उसको सजा देता है। दोनों के शक्ति का पृथकीकरण किया गया है, अलग अलग किया गया है, समझ जाइए। तो ये 50 आर्टिकल मैंने बताया है। तो चलिए 50 आर्टिकल में शुरू से पहले पढ़ते हैं। पहला का अनुच्छेद 1 में संघ और राज्य का उल्लेख, अनुच्छेद 2 में नए राज्य का निर्माण, अनुच्छेद 3 में नए राज्य का नाम परिवर्तन, भारत क्षेत्र के नाम परिवर्तन, अनुच्छेद 5 का नागरिकता मिलेगा आपको 5 से 11 के बीच में, अनुच्छेद 14 का समानता का अधिकार मिलेगा, अनुच्छेद 15 का रहा जाति धर्म नस्ल और राज्य के आधार पे भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसके बाद अगर देखा जाए आर्टिकल 16 का रहा लोक नियोजन का अधिकार, मतलब आपका अधिकार है, समझ जाइए, लोक का अधिकार है। आर्टिकल 17 का रहा छुआछूत का अंत, आर्टिकल 18 का रहा उपाधियों का अंत करना है, आर्टिकल 19 का रहा स्वतंत्रता का अधिकार है। स्वतंत्रता के अधिकार में 6 प्रकार का अधिकार है। पहला बोलने का अधिकार, प्रेस का अधिकार है। दूसरा बिना हथियार के सभा में बैठने का अधिकार है। तीसरा संघ बनाने का अधिकार है। चौथा अगर देखा जाए 19 के डी का देशों में घूमने फिरने का अधिकार है। अनुच्छेद 19 के जी का जीविका चलाने का अधिकार है, मतलब बिजनेस करने का अधिकार है। आगे का अनुच्छेद 20 का अपराध दोष सिद्ध करने का, मान लीजिए आप अपराधी नहीं है, आपको फंसा दिया तो आप दोष सिद्ध कर सकते हैं 24 घंटा के अंदर में, 24 घंटा के अंदर में आप दोष सिद्ध करने का अधिकार है आर्टिकल 20 के तहत। आर्टिकल 21 का रहा कि निजता का अधिकार, मतलब आपको जीने का अधिकार है, प्राण बचाने का अधिकार है, प्राण को रक्षा करने का, शरीर को रक्षा करने का अधिकार है। कौन? आर्टिकल 21 का रहा। आर्टिकल 22 का रहा कि अगर आपको गिरफ्तारी कर लिया है तो गिरफ्तारी के संरक्षण, गिरफ्तारी से बचने का भी अधिकार है, आर्टिकल 22 का रहा। उसी प्रकार देखा जाए तो आर्टिकल 23 का रहा कि शोषण के विरुद्ध अधिकार, मतलब आप बच्चा को शोषण नहीं कर सकते हैं, किसी अभी आदमी को आप फजूल का शोषण नहीं कर सकते, वो आपका अधिकार है आर्टिकल 24 में। आगे अगर देखा जाए कर रहा कि अनुच्छेद 24 का रहा कि अनुच्छेद 24 का रहा कि 6 से 14 वर्ष वाले आयु वाले बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है। आर्टिकल 25 का रहा कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, मतलब धर्म अपनाने का अधिकार है, समझ जाइए। आर्टिकल 26 का रहा धार्मिक कार्य करने का अधिकार, आप पूजा पाठ कर सकते हैं, कोई भी धार्मिक कार्य कर सकते हैं। आर्टिकल 27 का रहा धार्मिक कार्य पर कोई टैक्स सरकार नहीं लेगा, कोई कर नहीं लेने वाला है सरकार। आर्टिकल 28 का रहा धर्म को प्रचार प्रसार करने का अधिकार है, मान लीजिए कोई धर्म है, समझ जाइए, उस धर्म को प्रचार प्रसार कर सकता है, समझ जाइए। आर्टिकल 29 का रहा कोई भी सरकारी संगठन में धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जाएगा, किसी भी सरकारी विद्यालय हो या सरकारी कॉलेज हो या सरकारी कोई भी संगठन हो, उसमें समझ जाइए धर्म के बारे में नहीं बताना है, धार्मिक कार्य के बारे में नहीं बताना है, समझ जाइए। आगे अगर कह रहा है अनुच्छेद 32 का संवैधानिक उपचार का अधिकार। संवैधानिक उपचार के अधिकार को बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा। क्या कहा है? संविधान के आत्मा कहा है, संविधान के क्या कहा है? आत्मा कहा है। कौन कहा है? बाबा भीमराव अम्बेडकर, बाबा भीमराव
अंबेडकर जी कहे हैं। समझ जाइए, आर्टिकल 32 के तहत अगर आपका मौलिक अधिकार उल्लंघन हो रहा है, कोई मौलिक अधिकार आपका उल्लंघन कर रहा है, तो आर्टिकल 32 के तहत समझ जाइए उच्चतम न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में जाइए और सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट उसमें 5 प्रकार के रीट जारी करता है आर्टिकल 32 के तहत। पहला है बंदी प्रत्यारोपण, दूसरा का प्रतिक्षेपण है, तीसरा का उत्प्रेषण है, चौथा परमादेश है, और एक और है जो आप कमेंट करके बताइएगा। उसी प्रकार राज्य सरकार भी, हाई कोर्ट भी जो है ना, हाई कोर्ट भी रीट जारी करता है। हाई कोर्ट 6 प्रकार के रीट जारी करता है। हाई कोर्ट 6 प्रकार के रीट जारी करता है जो आर्टिकल 226 के अंतर्गत रीट जारी करता है। आगे अगर देखा जाए तो आगे कह रहा है आर्टिकल 38 कह रहा कि राज्य को कल्याणकारी बनाना है, मतलब राज्य को विकास करना है, राज्य को विकास करना है। आर्टिकल 39 कह रहा कि समान काम के लिए समान वेतन, मतलब आप 4 घंटा काम कीजिए तो 4 घंटा को आपको पेमेंट मिलेगा। आर्टिकल 40 कह रहा कि ग्राम पंचायत का गठन, मतलब ग्राम स्थानीय क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत का गठन करना है आर्टिकल 40 में। आर्टिकल 44 में कह रहा कि समान नागरिक संहिता लागू करना, एनसीसी लागू करना है। आर्टिकल 48 कह रहा कि पशुपालन एवं कृषि को संरक्षण करना है। समझ आइए, पशुपालन को बचाना है, पशुपालन को जीवित रखना है, कृषि सेक्टर को जीवित रखना है। समझ आइए, आर्टिकल 49 कह रहा कि राष्ट्रीय सार्वजनिक जगह जो है, जो सरकार के जो जगह है, जो सरकारी जगह है, जो बड़े बड़े भवन सब बना हुआ है, सरकारी भवन, जो स्मारक सब, राष्ट्रीय अथि सब बना हुआ है, उस सब को क्या करना है भैया, उसको संरक्षण करना है। आर्टिकल 50 का रहा है कार्यपालिका और न्यायपालिका के शक्ति के पृथकीकरण है, कि कार्यपालिका का शक्ति अलग है और न्यायपालिका का शक्ति अलग है। कार्यपालिका कानून लागू करती है, जबकि न्यायपालिका जो कानून लागू नहीं करती है उसको सजा देती है। आगे अगर देखा जाए, चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन कह रहा है, तो आपका क्या आंसर हो जाएगा, कहा कि संविधान के अनुच्छेद में वह प्रावधान है कि राज्य, धर्म, नस्ल, जाति या लिंग के आधार पे, जन्म के आधार पे भेदभाव करना। आर्टिकल 15 करा, क्या करा, आर्टिकल 15। आर्टिकल 14 में क्या करा, समानता का अधिकार है, कथी का अधिकार है, समानता का अधिकार है। आर्टिकल 15 करा कि भेदभाव नहीं करना है, भेदभाव नहीं करना है जाति, धर्म, लिंग के आधार पर। आर्टिकल 16 करा लोक नियोजन का अधिकार है, लोक नियोजन का अधिकार है। समझ आइए। इसके बाद आर्टिकल 17 करा कि छुआछूत को अंत करना है, छुआछूत को क्या करना है, अंत करना है भैया, छुआछूत को क्या करना है, अंत करना है। अगला क्वेश्चन देखा जाए तो इस जितने भी आपको हम पढ़ाए हैं, समझ आइए, उसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं भैया। समझ जाइए। आगे करा, दूसरा प्रश्न करा कि भारतीय संविधान के अनुसार किस अनुच्छेद के तहत शिक्षा का अधिकार है, मौलिक अधिकार है। तो शिक्षा के अधिकार हम आपको बताए थे, शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 21 में है। आर्टिकल 21 के ए में शिक्षा का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है आर्टिकल 21 के ए में। चलिए अगला क्वेश्चन अगर देखा जाए, तो एक राज्य की स्थापना के लिए निम्नलिखित में कौन सा शर्त आवश्यक नहीं है, मतलब शर्त आवश्यक नहीं है। तो पहला करा कि निश्चित भूभाग, पहला क्या करा है, निश्चित भूभाग। एक राज्य बनाने के लिए तो भूभाग होना जरूरी है भैया। उस राज्य में जनसंख्या भी होना चाहिए, बिल्कुल जरूरी है। समझ आइए। एक संप्रभुता भी होना चाहिए, एक लोकतांत्रिक सरकार नहीं होना चाहिए, एक लोकतांत्रिक सरकार नहीं होना चाहिए। समझ आइए। आगे कहा कि भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के गठन और पुनर्गठन के प्रावधान है, किस भाग में। अब करा कौन से भाग में करा, तो नए राज्यों का गठन भाग 1 में, भाग 1 में है संघ और राज्य और उनके राज्यों का गठन भाग 1 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए फॉर ए आंसर हो जाएगा। अगर भारत में पहला टाइगर रिजर्व पूछ रहा है, तो भारत के पहला टाइगर रिजर्व की बात किया जाए, टाइगर रिजर्व की अगर बात किया जाए तो भारत का पहला टाइगर रिजर्व है भैया, पहला टाइगर रिजर्व है जिम कॉर्बेट टाइगर, जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, टाइगर रिजर्व है, जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। समझ जाइए। इसका पुराना नाम था हेली टाइगर रिजर्व, इसका पुराना नाम है हेली टाइगर रिजर्व, हेली इसका पुराना नाम है। समझ आए। इसका गठन की बात करें तो 1935 में इसका गठन हुआ है, जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। समझ। कन्हा टाइगर रिजर्व कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। कहाँ भैया, मध्य प्रदेश में, कल भी बताए थे आपको। समझ आइए। जिम कॉर्बेट कहाँ है, उत्तराखंड में है। कहाँ है, उत्तराखंड में है। समझ आइए। बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में है। कहाँ है, मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ है। इसके बारे में देखा सुंदर पश्चिम बंगाल में है। कहाँ है, पश्चिम बंगाल में सुंदरवन है। समझ आइए। एक पर एक अब आने से चलिए हम कुछ देखते हैं। पहला है नमदफा टाइगर रिजर्व कहाँ है भैया, आप बताइएगा। दूसरा अगर देखा जाए नमदफा बताइएगा। इसके बाद डम्फा बताइएगा, डम्फा टाइगर रिजर्व कहाँ है। तीसरा का
हजारीबाग टाइगर रिजर्व बताइएगा, हजारीबाग टाइगर रिजर्व बताइएगा आप। इसके बाद अगर देखा जाए, तो सरिस्का बताइएगा, सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ है वो बताइए आप। रोजर्स टाइगर रिजर्व कहाँ है, रोजर्स टाइगर रिजर्व कहाँ है वो बताइएगा आप। इसके बाद अगर देखा जाए, तो माधव टाइगर रिजर्व कहाँ है, माधव टाइगर रिजर्व कहाँ है, कन्हा टाइगर रिजर्व कहाँ है, कन्हा टाइगर रिजर्व कहाँ है। इसके बाद अगर देखा जाए पेंच टाइगर रिजर्व कहाँ है, पेंच टाइगर रिजर्व कहाँ है। आगे अगर देखा जाए नागा अर्जुन टाइगर रिजर्व कहाँ है, नागा अर्जुन टाइगर रिजर्व कहाँ है। इसके बाद श्रीशैलम टाइगर रिजर्व कहाँ है वो बताइएगा आप। इसके बाद आगे अगर देखा जाए, तो समझिए बहुत सारा टाइगर रिजर्व है। तो नमदफा अरुणाचल प्रदेश कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ भैया, अरुणाचल प्रदेश में है। नमदफा टाइगर रिजर्व कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में, जो भारत के सबसे ऊंचा जगह पे है, समझ आइए। डम्फा पूछ रहा है, तो डम्फा कहाँ है, मिजोरम में। कहाँ है भैया, मिजोरम में है। समझ, डम्फा टाइगर रिजर्व कहाँ है, मिजोरम में। हजारीबाग झारखंड में है। कहाँ है, झारखंड में है, समझ आइए। इसके बाद अगर देखा सरिस्का कहाँ है, सरिस्का राजस्थान में। कहाँ है, राजस्थान में है, समझ आइए। रोजर्स कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। कहाँ है, मध्य प्रदेश में भैया है। इसके बाद अगर देखा जाए माधव मध्य प्रदेश में है, कन्हा मध्य प्रदेश में। पेंच अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच में सीमा बनाता है, तो इसमें विवाद चला, तो इसको ले लेंगे महाराष्ट्र। कहाँ ले लेंगे, महाराष्ट्र ले लेंगे। इसके बाद नागा अर्जुन, तो ये आंध्र प्रदेश में है। कहाँ है भैया, आंध्र प्रदेश में है नागा अर्जुन टाइगर रिजर्व, जो भारत के सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व यही है। श्रीशैलम नागा अर्जुन टाइगर रिजर्व कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। श्रीशैलम भी कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। रोहिला टाइगर रिजर्व कहाँ है, रोहिला टाइगर रिजर्व की बात किया जाए तो ये है, समझ जाइए, ये है हिमाचल प्रदेश में। कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में, प्रदेश में है। इसके बाद अगर देखा जाए पेरियार टाइगर रिजर्व पूछेगा, पेरियार टाइगर रिजर्व पूछेगा तो कहिएगा केरल में है। कहाँ है, केरल में है। कहाँ है, केरल में है। इसके बाद आगे आपसे पूछेगा गिरी टाइगर रिजर्व कहाँ है, गिरी टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो गी से गिरी, अग्गो से गुजरात में है। कहाँ भैया, गुजरात में है, समझ आइए। तो ये सब बहुत सारा टाइगर रिजर्व है, आपसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। तो पहला कन्हा पूछ रहा है, कन्हा टाइगर रिजर्व तो मध्य प्रदेश में है। जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व जो भारत का पहला टाइगर रिजर्व है, इसे हेली टाइगर रिजर्व के नाम से जाना जाता था। इसका स्थापना 1935 में हुआ है, समझ जाइए, जो कहाँ है, उत्तराखंड में है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व पूछेगा तो ये कहाँ है, मध्य प्रदेश में भैया। सुंदरवन टाइगर रिजर्व पूछेगा तो कहिएगा कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। नमदफा पूछेगा तो कहिएगा अरुणाचल प्रदेश में। डम्फा पूछेगा तो मिजोरम कहिएगा। इसके बाद हजारीबाग पूछेगा तो कहिएगा झारखंड में है। सरिस्का पूछेगा तो राजस्थान में है। रोजर्स पूछेगा तो मध्य प्रदेश में है। माधव पूछेगा तो मध्य प्रदेश में। कन्हा पूछेगा तो मध्य प्रदेश में है। पेंच पूछेगा तो महाराष्ट्र में है। नागा अर्जुन टाइगर रिजर्व पूछेगा तो आंध्र प्रदेश में है। श्रीशैलम टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश में है। रोहिला टाइगर रिजर्व या हिमाचल प्रदेश में है। पेरियार टाइगर केरला में है। गिरी राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। बिहार की अगर बात किया जाए तो बिहार में वाल्मीकि नगर नगर टाइगर रिजर्व है बिहार में। वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व कहाँ है, बिहार में। कहाँ है, बिहार में। कांवर वाल्मीकि नगर कहाँ है, बिहार में। संजय गांधी पूछेगा संजय गांधी टाइगर रिजर्व तो कहिएगा ये भी बिहार में है। कहाँ है, बिहार में ही है। संजय गांधी भी कहाँ है, कांवर पूछेगा, कांवर पक्षी अभयारण्य पूछेगा, कांवर पक्षी अभयारण्य पूछेगा तो ये भी कहाँ है भैया, ये भी कहाँ है, बिहार में। ये भी कहाँ है, बिहार में ही है। तो यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है टाइगर रिजर्व का मुख्य उद्देश्य क्या है। टाइगर रिजर्व का एक उद्देश्य है कि बाघों को संरक्षण करना। क्या करना है, बाघों को संरक्षण करना है। बाघों की आबादी को संरक्षण करना बिल्कुल सही। वन क्षेत्र को विकास करना बिल्कुल गलत। पर्यटन को बढ़ावा देना बिल्कुल गलत। वन जीवों को शिकार करना बिल्कुल गलत। टाइगर का मुख्य उद्देश्य क्या करना है भैया, बाघों की आबादी को क्या करना, संरक्षित करना है। ऑप्शन ए फॉर एप्पल आंसर हो जाएगा। चलिए आगे अगर देखा जाए हिमाचल प्रदेश की स्थापना पूछ रहा है, मतलब राज्य की स्थापना पूछ रहा है। तो चलिए थोड़ा राज्य के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले बिहार की अगर देखते हैं, सबसे पहले अगर बिहार देखा जाए
बिहार मान लीजिए बिहार रहेगा, समझ जाइए, यूपी रहेगा, मध्य प्रदेश रहेगा, मध्य प्रदेश पूछेगा आपसे एग्जाम में, समझ जाइए। असम आपसे पूछेगा, असम पूछेगा, समझ जाइए आपसे, समझ जाइए। उत्तराखंड पूछेगा, उत्तराखंड पूछेगा, समझ आइए। आंध्र प्रदेश पूछेगा, आंध्र प्रदेश आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, समझ। तेलंगाना पूछेगा, तेलंगाना पूछेगा, तेलंगाना पूछेगा। सिक्किम पूछेगा, सिक्किम पूछेगा, सिक्किम पूछेगा। इसके बाद गोवा पूछेगा, गोवा पूछेगा, समझ आइए। राजस्थान पूछेगा, राजस्थान पूछेगा, समझ आइए। राजस्थान पूछेगा, समझ आइए। बहुत सारा राज्य है। बिहार की स्थापना 1912 में, बिहार की स्थापना 1912 में। यूपी की स्थापना 1950 में, यूपी की स्थापना 1950 में। एमपी की स्थापना 1956 में, 1956 में। असम की स्थापना का देखा जाए तो 1950 में, असम की स्थापना 1950 में। उत्तराखंड 2000 में, उत्तराखंड 2000 में। आंध्र प्रदेश अगर देखा जाए तो आंध्र प्रदेश 1953 में, आंध्र प्रदेश 1953 में होता है। तेलंगाना 2014 में, 2014 में। सिक्किम 1975 में, सिक्किम 1975 में गठन होता है। गोवा 1987 में, गोवा 1987 में। राजस्थान 1949 में, राजस्थान 1949 में। तो बहुत ऐसा राज्य है जिसका हम स्थापना बता सकते हैं। पहला बिहार 1912, यूपी 1950, यूपी 1900, मध्य प्रदेश 1956, असम 1950, उत्तराखंड 2000, आंध्र प्रदेश 1953, तेलंगाना 2014, सिक्किम 1975, गोवा 1987, राजस्थान 1950। आगे अगर राज्य के नाम बोलते रहिए, राज्य के नाम बोलिएगा तो सबका बता देंगे। चलिए राज्य के अगर नाम बोला जाए तो कर्नाटक पूछेगा, कर्नाटक पूछेगा, समझ आइए आपसे। कर्नाटक के बाद अगर देखा जाए महाराष्ट्र पूछेगा, महाराष्ट्र पूछेगा आपसे, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र पूछेगा आपसे, समझ आइए। एक बार गुजरात पूछेगा, गुजरात पूछेगा आपसे, समझ आइए। पंजाब पूछेगा, पंजाब पूछेगा आपसे। हरियाणा पूछेगा, हरियाणा पूछेगा, समझ आइए आपसे। इसके बाद अगर देखा जाए चंडीगढ़ पूछेगा, चंडीगढ़, चंडीगढ़ पूछेगा आपसे, समझ जाइए। चंडीगढ़ पूछेगा आपसे। इसके बाद अगर देखा जाए, इसके बाद अगर देखा जाए, इसके बाद अगर देखा जाए मिजोरम पूछेगा, मिजोरम पूछेगा। नागालैंड पूछेगा, नागालैंड पूछेगा। इसके बाद अगर मणिपुर पूछेगा, मणिपुर पूछेगा, मणिपुर पूछेगा, मणिपुर पूछेगा। इसके बाद अगर देखा जाए मणिपुर हुआ, इसके बाद पश्चिम बंगाल पूछेगा, पश्चिम बंगाल पूछेगा, पश्चिम बंगाल पूछेगा। इसके बाद अगर देखा जाए पश्चिम बंगाल पूछेगा। इसके बाद अगर देखा जाए पश्चिम बंगाल पूछेगा, समझ जाइए। अरुणाचल प्रदेश पूछेगा, अरुणाचल प्रदेश पूछेगा, अरुणाचल, अरुणाचल प्रदेश पूछेगा, अरुणाचल प्रदेश पूछेगा आपसे, तो समझ जाइए। इसको बताते हैं कर्नाटक 1956 में, कर्नाटक का गठन 1956 में। राज्य के पुनर्गठन आयोग के तहत इसका गठन हुआ था। महाराष्ट्र पूछेगा तो महाराष्ट्र 1960 में और गुजरात भी 1960 में। पंजाब 1966 में गठन हुआ है, हरियाणा भी 1966 में और चंडीगढ़ भी 1966 में। मिजोरम पूछेगा तो 1987 कहिएगा, कब कहिएगा? 1987। नागालैंड 1963 में, नागालैंड 1963 में। मणिपुर यार देखा जाए तो मणिपुर 1900, समझ आए, 1987 में, 1987 में। पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल 1956 में, 1956 में। अरुणाचल प्रदेश 1987 में, अरुणाचल प्रदेश 1987 में। ये राज्य का गठन है। पहला है बिहार, बिहार का गठन 1912, यूपी का गठन 1950, मध्य प्रदेश का 1956, असम 1950, उत्तराखंड 2000, आंध्र प्रदेश 1953। भाषा के आधार पे पहला राज्य का गठन यही किया गया था। किसके आधार पे? भाषा के आधार पे, भाषा के आधार पे राज्य का गठन आंध्र प्रदेश का किया गया था। तेलंगाना 2014, सिक्किम 1975, बहुत ही एग्जाम में पूछता है। गोवा 1987, राजस्थान 1949 में, कर्नाटक 1956 में हुआ था। महाराष्ट्र का गठन 1960 में हुआ था। गुजरात का गठन 1960 में हुआ था। पंजाब का गठन 1966 में हुआ था। इसके बाद अगर देखा जाए, इसके बाद अगर देखा जाए हरियाणा का 1966 में गठन हुआ था। चंडीगढ़ का 1966 में गठन हुआ था। मिजोरम का 1987 में गठन हुआ था। इसके बाद नागालैंड 1963 में हुआ था। मणिपुर का गठन 1987 में हुआ था। पश्चिम बंगाल का 1956 में हुआ था और अरुणाचल प्रदेश का 1987 में होता है। समझ आइए, जो छूट गया है, समझ आइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। 6 गो राज छूटा हुआ है। 6 गो में कौन कौन छूटा हुआ है वो हमको बता दीजिए। 6 गो में कौन कौन छूटा हुआ है वो हमको बता दे, उसका भी बताइए देते हैं भैया, उसका भी बताइए देते हैं। ये हो गया नागालैंड, 1 गो 2 गो 3 गो हो गया इधर। हाँ,
3 गो इधर हो गया, 3 गो, 4 गो हो गया, और इधर से जो है ना 3 गो और आज बच्चा हुआ, नागालैंड, असम, मेघालय। मेघालय क्वेश्चन पूछेगा, मेघालय क्वेश्चन पूछेगा, मेघालय पूछेगा, समझ आइए, मेघालय पूछेगा। और अगर देखा जाए तो मेघालय का गठन 1972 में होता है, 1972 में होता है। और कोई है मेघालय के बाद और कोई बचा हुआ है, देख लीजिए, मेघालय के बाद और कोई बचा हुआ है, देख लीजिए। इसके बाद अगर देखा जाए हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश की बात किया जाए तो हिमाचल प्रदेश का गठन 1971 में हुआ है। कब हुआ है? 1971 में हुआ है, 1971 में हुआ है। और कोई छूटा हुआ है? और कोई छूटा हुआ है? देख लीजिए, और कोई छूटा हुआ है? और कोई छूटा हुआ है? देखिए, और कोई छूटा हुआ है तो बोलिए, बता देते हैं, समझ आए तो रहने दीजिए, बहुत ज्यादा हुआ। मेघालय 1972, हिमाचल प्रदेश 1971, बिहार 1912, समझ आए, यूपी 1950, उड़ीसा छूटा हुआ है, उड़ीसा। उड़ीसा की बात किया जाए, उड़ीसा की बात किया जाए तो उड़ीसा का गठन होता है 1936 में, 1936 में। बिहार से अलग होता है उड़ीसा, समझ आई। मध्य प्रदेश 1956, असम 1950 में होता है, उत्तराखंड 2000 में, आंध्र प्रदेश 1953 में, तेलंगाना 2014 में, सिक्किम 1975 में, गोवा 1987 में, राजस्थान 1949 में, कर्नाटक 1956 में, गुजरात 1960 में, हरियाणा 1960 में, चंडीगढ़ 1960 में, समझ जाइए। इसके बाद पंजाब 1966 में, चंडीगढ़ 1966 में, मिजोरम 1987 में, नागालैंड 1963 में, मणिपुर 1987 में, समझ जाइए, पश्चिम बंगाल 1956 में, अरुणाचल प्रदेश 1987 में, मेघालय 1972 में, अरुणाचल प्रदेश 1971 में, और उड़ीसा 1936 में। मेरे प्यारे साथियों, इतना कोई नहीं आपको बताएगा पूरे यूट्यूब पे। हिमाचल प्रदेश की स्थापना, तो हिमाचल प्रदेश की स्थापना अब ये बताए 1971, C4 कैट आंसर हो जाएगा, C4 क्या होगा? कैट आंसर हो जाएगा। आगे अगर देखा जाए, कह रहा है सिक्किम की स्थापना कब हुई? देखिए कहां लिखे है, सिक्किम, 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 सिक्किम। देखो सिक्किम की स्थापना 1975 बताया है, तो ऑप्शन में 1975 होवे करेगा, कैसे नहीं होगा, समझ जाइए, C4 कैट आंसर हो जाएगा, समझ जाइए। आगे अगर देखा जाए, अगला अगर प्रश्न देखा जाए तो सन्यासी विद्रोह मुख्य रूप से किस राज्य में हुआ था? अब विद्रोह की बात आया तो थोड़ा मैप ले लेते हैं हम, थोड़ा मैप ले लेते हैं हम इंडिया के। मान लीजिए हमारा इंडिया है, ये क्या है? इंडिया है, देख लीजिए। तो अब सन्यासी अब विद्रोह की बात किया जाए, किसान विद्रोह और जनजातीय विद्रोह की बात करते हैं तो पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा भैया, समझिए। आज के क्लास में आपका जितना टॉपिक है ना, पूरा टॉपिक क्लियर करने वाले हैं। जैसे हम पढ़ा रहे हैं, सिर्फ मेरे क्लास में बने रहिए और लाइक कमेंट और शेयर करते रहिए, समझ आइए। आपका तैयारी तो मैं करा दूंगा, समझ आइए। पहला कह रहा है कि किसान विद्रोह की बात कर रहा है, किसान विद्रोह, किसान विद्रोह और जनजातीय विद्रोह इसी में पढ़ेंगे। किसान विद्रोह और जनजातीय विद्रोह, जनजातीय, जनजातीय विद्रोह की बात करते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं सबसे पहले राजस्थान से। कहां से? राजस्थान में एक विद्रोह होता है भैया, इस विद्रोह का नाम कहते हैं भील विद्रोह। कौन विद्रोह है? भील विद्रोह। क्वेश्चन पूछेगा राजस्थान में कौन विद्रोह? भील विद्रोह। राजस्थान में एक और विद्रोह बिचौलिया विद्रोह, कह दिया बिचौलिया, बिचौलिया, बिचौलिया विद्रोह होता है। इसके बाद सीधे महाराष्ट्र में आएंगे, तो महाराष्ट्र में सीधे, महाराष्ट्र में भी एक भील विद्रोह आएगा, भील विद्रोह महाराष्ट्र में, भील विद्रोह। तो महाराष्ट्र में दो गो, मतलब भील विद्रोह दो, मतलब भील क्या है? एक जनजाति है जो राजस्थान में भी बसती है और महाराष्ट्र में भी बसती है, तो दोनों मिलकर अंग्रेज के खिलाफ आंदोलन होता है, उसे भील विद्रोह कहते हैं। इसके बाद अगर देखा जाए, इसके बाद महाराष्ट्र हुआ। गुजरात की अगर देखा जाए पवना विद्रोह, कौन विद्रोह है? गुजरात की अगर देखा जाए तो गुजरात के देख लेंगे। इसके बाद अगर देखा जाए केरला की अगर बात किया जाए तो केरला में मोपला विद्रोह, कौन विद्रोह है? मोपला विद्रोह। कौन विद्रोह है? मोपला विद्रोह है, केरला में मोपला विद्रोह है, समझ जाइए। इसके बाद अगर देखा जाए केरला में मोपला। आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश की अगर बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश में एक विद्रोह होता है जिसका नाम है रंपा विद्रोह। कौन विद्रोह है? रंपा विद्रोह है। कौन विद्रोह है? रंपा विद्रोह। पंजाब में एक विद्रोह होता है, उस विद्रोह का नाम है कूका विद्रोह। कौन विद्रोह है? कूका विद्रोह। कूका विद्रोह कहां होता है? पंजाब में होता है। कहां होता है?
पंजाब में, ई पंजाब है, मान लीजिए ई पंजाब है, ई राजस्थान है, समझ आइए, ई राजस्थान है, समझ आइए, ई महाराष्ट्र है, ई कहाँ है, महाराष्ट्र है, ई केरला है, कौन है, ई केरला है, समझ आइए। इसके बाद ये आंध्र प्रदेश है। इसके बाद अगर देखा जाए असम में, अगर देखा जाए असम में देखा जाए तो खोंड विद्रोह, कौन विद्रोह है, खोंड विद्रोह होता है असम में, खोंड विद्रोह असम में होता है। और मेघालय में देखा जाए तो खासी विद्रोह, कौन विद्रोह है, खासी विद्रोह मेघालय में होता है। खासी विद्रोह कहाँ होता है, मेघालय में होता है। सन्यासी विद्रोह का देखा जाए तो सन्यासी विद्रोह बंगाल में होता है, पश्चिम बंगाल में होता है और बिहार में भी होता है। कहाँ होता है, बिहार में भी होता है, समझ जाइए। इसके बाद अगर देखा जाए सन्यासी विद्रोह हुआ। इसके बाद संथाल विद्रोह की अगर देखा जाए तो संथाल विद्रोह भी कहाँ होता है, बंगाल में ही होता है। कहाँ होता है, बंगाल में ही होता है। कहाँ होता है, बंगाल में। मुंडा विद्रोह अगर देखा जाए तो मुंडा विद्रोह होता है झारखंड में। कहाँ होता है, झारखंड में मुंडा विद्रोह होता है। कौन विद्रोह होता है, मुंडा विद्रोह होता है, समझे। सन्यासी विद्रोह, सन्यासी विद्रोह, सन्यासी विद्रोह होता है, समझ आइए। मुंडा विद्रोह कहाँ होता है, मुंडा विद्रोह कहाँ होता है, झारखंड में होता है। कोल विद्रोह किया देखा जाता है, कोल विद्रोह भी कहाँ होता है, कोल विद्रोह भी कहाँ होता है, झारखंड में ही होता है। कहाँ होता है, झारखंड में ही होता है। कोल विद्रोह कहाँ होता है, झारखंड में ही होता है कोल विद्रोह। इसके बाद अगर देखा जाए पवना विद्रोह, पवना विद्रोह पश्चिम बंगाल में। पवना विद्रोह अगर देखा जाए तो पवना विद्रोह कहाँ होता है, बंगाल में होता है। कहाँ होता है, बंगाल में होता है। पवना विद्रोह बंगाल में होता है। सन्यासी विद्रोह बंगाल में होता है। कोल विद्रोह झारखंड में होता है। मुंडा विद्रोह झारखंड में होता है। रामपा विद्रोह आंध्र प्रदेश में होता है। खासी विद्रोह समझ जाइए मेघालय में होता है, समझ जाइए। कुका विद्रोह पश्चिम बंगाल में होता है, समझ जाइए। सन्यासी विद्रोह बिहार में भी होता है। कहाँ होता है, सन्यासी विद्रोह भी कहाँ होता है, बिहार में भी होता है, समझ आइए। तो ये सब विद्रोह है, ये सब क्या है, विद्रोह। मेरे प्यारे साथियों अगर देखा जाए यहाँ पे अगर इसका कलर अगर चेंज कर लिया जाए तो अच्छा रहेगा। इसका कलर अगर चेंज कर लिया जाए तो पहला क्वेश्चन पूछेगा भील विद्रोह कहाँ होता है, तो कभी कहिएगा राजस्थान में होता है भैया। बिचौलिया विद्रोह कहाँ होता है, तो कहिएगा राजस्थान में ही होता है भैया। पूछेगा भील विद्रोह और कहाँ होता है, तो कहिएगा महाराष्ट्र में होता है भैया। अगर आप क्वेश्चन पूछेगा मोपला विद्रोह कहाँ होता है, तो कहिएगा केरला में होता है भैया। कहाँ होता है, केरला में होता है। क्वेश्चन पूछेगा रामपा विद्रोह कहाँ होता है, तो कहिएगा आंध्र प्रदेश में होता है। कहाँ होता है, आंध्र प्रदेश में होता है। क्वेश्चन पूछेगा मुंडा विद्रोह कहाँ होता है, मुंडा विद्रोह तो कहिएगा झारखंड में होता है। क्वेश्चन पूछेगा कोल विद्रोह कहाँ होता है, तो झारखंड में होता है। कहाँ होता है, झारखंड में होता है। क्वेश्चन पूछेगा खासी विद्रोह कहाँ होता है, तो मेघालय में होता है। कहाँ होता है, मेघालय में होता है। क्वेश्चन पूछेगा आपसे सन्यासी विद्रोह कहाँ होता है, तो बंगाल में, पश्चिम बंगाल में होता है। क्वेश्चन पूछेगा पवना विद्रोह कहाँ होता है, तो कहिएगा पश्चिमी बंगाल में होता है। क्वेश्चन पूछेगा खोंड विद्रोह कहाँ होता है, खोंड विद्रोह उड़ीसा में होता है। कहाँ होता है, उड़ीसा में होता है। क्वेश्चन पूछेगा सन्यासी विद्रोह कहाँ होता है भैया, बिहार और बंगाल दोनों के हिस्सा में होता है। क्वेश्चन पूछेगा कुका विद्रोह कहाँ होता है, तो कथी कहिएगा, कश्मीर। कुका विद्रोह पंजाब में होता है। कुका विद्रोह कहाँ होता है, पंजाब में। इतना बढ़िया से आपको कोई नहीं पढ़ाएगा पूरा यूट्यूब में, समझ आइए। तो क्वेश्चन करा कि सन्यासी विद्रोह मुख्य रूप से होता है बंगाल में, लेकिन इसका विस्तार बंगाल और बिहार दोनों होता है। तो मुख्य रूप से कथी कहिएगा, बंगाल। ऑप्शन एफ आंसर हो जाएगा, समझ जाइए। आगे कह रहा है कि संथाल विद्रोह किस राज्य में होता है, तो संथाल विद्रोह अभी बताया पश्चिम बंगाल में। कहाँ होता है, पश्चिम बंगाल में संथाल विद्रोह होता है। देखिए यहाँ पे लिखे हैं संथाल विद्रोह या सन्यासी विद्रोह कहाँ से होता है, पश्चिम बंगाल में ही होता है, मेरे प्यारे साथियों, समझ जाइए। तो ये क्वेश्चन सब बहुत ही भी आया है, समझ आइए। इसको आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, मैप को स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं मेरे प्यारे साथियों, समझ जाइए। आगे अगर देखा जाए, अगला अगर क्वेश्चन देखा जाए, गेहूं की खेती किस देश में सबसे अधिक होता है। अगर देखा जाए गेहूं की खेती पूछेगा आपके एग्जाम में, गेहूं की खेती क्वेश्चन पूछेगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा चावल की खेती, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, समझ आइए। चावल की खेती आपसे क्वेश्चन पूछेगा, चावल की खेती पूछेगा आपसे, समझ आइए। तो बाद दाल की खेती क्वेश्चन पूछेगा आपसे, समझ आइए। सब्जी की खेती क्वेश्चन पूछेगा, सब्जी की खेती क्वेश्चन पूछेगा सबसे अधिक कहाँ होता है। फल की खेती क्वेश्चन पूछेगा सबसे अधिक कहाँ होता है। काजू की खेती पूछेगा, काजू की खेती सबसे अधिक कहाँ होता है। इसके बाद कपास की खेती अगर देखा जाए तो कपास की खेती कहाँ होता है सबसे अधिक। इसके बाद अगर देखा जाए क्या बच गया अब, इसके बाद अगर देखा जाए रबर की खेती कहाँ होता है सबसे अधिक। रबर की खेती, दूध उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है भैया। आगे अगर देखा जाए समझ आइए। आगे अगर देखा जाए तो गेहूं की खेती में चीन सबसे आगे है, चावल की खेती में भी चीन सबसे आगे है। दाल की खेती में भी समझ आइए चीन सबसे आगे है। सब्जी की खेती में भारत सबसे आगे है।
फसल फल की खेती में भारत सबसे आगे है, समझिए। काजू की खेती में इंडोनेशिया सबसे आगे है, इंडोनेशिया सबसे आगे है, समझ जाइए। कपास की खेती में बंगाल सबसे आगे, पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक कपास होता है। इसके बाद रबर की खेती करता है, रबर में थाईलैंड सबसे अधिक होता है रबर की खेती में, समझ जाइए। दूध की खेती में अमेरिका सबसे आगे है, दूध की खेती में सबसे अमेरिका सबसे आगे है, अमेरिका। और केसर की फसल में अगर देखा जाए, केसर के उत्पादन में ईरान सबसे आगे है, कभी है ईरान सबसे आगे है। तेल के उत्पादन में भी ईरान सबसे आगे है, तेल के उत्पादन में ईरान सबसे आगे है। अंगूर के उत्पादन में देखा जाए तो अंगूर के उत्पादन में इटली सबसे आगे है, कहाँ इटली सबसे आगे है, इटली सबसे आगे है। और बोलो ना रे तुम, और बोलो ना, क्या छिका है, यादें नहीं आ रहा। देखो आगे अगर देखा जाए, आगे कह रहा है गेहूं की खेती चाइना, चावल की खेती चाइना, दाल की खेती चाइना, सब्जी की खेती भारत, फल की खेती भारत सबसे आगे, काजू इंडोनेशिया सबसे आगे, कपास सबसे आगे, समझ जाइए। बंगाल में रबर की खेती थाईलैंड में, दक्षिण दूध की खेती अमेरिका में, केसर का सबसे अधिक ईरान में, तेल का ईरान में, अंगूर का खेती इटली, समझ जाइए, सबसे अधिक होता है मेरे प्यारे साथियों। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में संभावित प्रश्न है, बन सकता है मेरे प्यारे साथियों। तो चलिए, तो उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। गेहूं की खेती सबसे अधिक चाइना में, चावल की खेती सबसे अधिक चाइना में, दाल की खेती सबसे अधिक चाइना में, सब्जी की खेती भारत में सबसे आगे, फसल की खेती के लिए समझ जाइए, फल की खेती के लिए भारत सबसे आगे, काजू के लिए समझ जाइए, काजू के लिए इंडोनेशिया सबसे आगे, कपास के लिए समझ जाइए बंगाल सबसे आगे, समझ जाइए। रबर की खेती थाईलैंड सबसे आगे है, दूध की खेती में दूध के उत्पादन में अमेरिका सबसे आगे है, समझ जाइए। केसर में ईरान सबसे आगे है, तेल में ईरान सबसे आगे है, अंगूर में इटली सबसे आगे है। अब क्या चाहिए भैया, तो गेहूं की खेती के लिए गेहूं की खेती किस देश में सबसे अधिक होता है, तो बी4 चाइना हो जाएगा। बी4 क्या होगा, चाइना, मतलब दूसरा आंसर हो जाएगा। आगे अगर देखा जाए चावल का उत्पादन कौन से देश में सबसे अधिक होता है, तो अब ये क्या बताएं, चाइना, अब ये क्या बताए हैं, चाइना आंसर हो जाएगा। आगे अगर देखा जाए, आगे कह रहा है कि भारत में जनगणना की शुरुआत पूछ रहा है। अब पूरा जनगणने पढ़ा देते हैं आपको हिस्ट्री पढ़ने की जरूरत नहीं है। जनगणना की अगर बात किया जाए, तो जनगणना की शुरुआत 1872 में, उस समय गवर्नर की बात किया जाए तो उस समय गवर्नर था लॉर्ड मेयो। कौन था, लॉर्ड मेयो था, समझ जाइए। नियमित जनगणना की बात किया जाए, तो 1881 में नियमित जनगणना की यह बात होता है। इसके बाद अगर देखा जनगणना की अवधि देखा जाए तो जनगणना की अवधि है 10 साल। कितना साल है, 10 साल है, समझ जाइए। जनसंख्या विभाजक वर्ष देखा जाए तो जनसंख्या विभाजक वर्ष अगर देखा जाए, तो 1921 है, 1921 है, समझ जाइए, 1921 है, समझ जाइए, 1921 है, समझ जाइए। इसके बाद जनगणना की अगर बात किया जाए तो मोदी के सरकार में जनगणना समाप्त कर दिया गया है। मोदी के सरकार में जनगणना को टाटा बाय बाय कर दिया है। मोदी बहुत कुछ कर लिया है, समझ, ये सब जनगणना है, समझ जाइए। वर्तमान में भारत की जनसंख्या 1 अरब समझ जाइए 40 करोड़ जनसंख्या है भारत की, समझ जाइए। दुनिया में अगर देखा जाए तो दुनिया में लगभग 8.5 करोड़, पूरे दुनिया की अगर बात करें तो पूरे दुनिया में लगभग 8.5 अरब जनसंख्या है, 8.5 अरब जनसंख्या है पूरा दुनिया में। तो क्वेश्चन पूछेगा पूरा दुनिया में जनसंख्या कितना है, तो कहिएगा 8.5 अरब, 8.5 अरब पूरा दुनिया की जनसंख्या है। अगर पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन है, पुर्तगाल की राजधानी कहाँ है, क्वेश्चन रहता है। पुर्तगाल की राजधानी, ई टाइपराइटर का गलती हो चुका है, देखो कह पुर्तगाल की राजधानी कहाँ है, तो कहिएगा पहला कह रहा है पेरिस, लंदन है, लिस्बन है, रोम है, तो ऑप्शन नंबर C4 कैट आंसर हो जाएगा। अब राजधानी की बात किया जाए तो 20-25 को राजधानियों देख लेते हैं, कौन देश के केकर राजधानी है। चलिए राजधानी में अगर देखा जाए तो चलिए पहले यूरोप महादेश के लेते हैं। किस महादेश के, यूरोप महादेश के थोड़ा देखते हैं कौन कौन राजधानी है, समझ जाइए। जो अभी जो चर्चित में जा रहा है उसको थोड़ा ले लेते हैं। पहला चर्चित में अगर देखा जाए तो पहला चर्चित में इजराइल, कौन है, इजराइल की राजधानी अगर देखेंगे, ईरान की राजधानी अगर देखेंगे, ईरान की राजधानी देखेंगे, समझ जाइए। तुर्की की राजधानी देखेंगे, तुर्की की राजधानी अगर देखेंगे, तुर्की की राजधानी अगर देखेंगे, फ्रांस की राजधानी देखेंगे, फ्रांस की राजधानी देखेंगे, जर्मनी की राजधानी देखेंगे, ऑस्ट्रिया की राजधानी देखेंगे, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी देखेंगे, ऑस्ट्रिया की राजधानी देखेंगे, ऑस्ट्रिया की राजधानी देखेंगे, ऑस्ट्रिया की राजधानी देखेंगे। इसके बाद अगर देखा जाए
ऑस्ट्रिया की राजधानी देखेंगे, समझ आइए। हंगरी की राजधानी देखेंगे, हंगरी की राजधानी अगर देखेंगे। स्विट्जरलैंड की राजधानी देखेंगे, स्विट्जरलैंड स्विट्जरलैंड की राजधानी देखेंगे, समझ जाइए। स्विट्जरलैंड की राजधानी, अमेरिका की राजधानी देखेंगे, अमेरिका की राजधानी देखेंगे। श्रीलंका की राजधानी देखेंगे, श्रीलंका की राजधानी देखेंगे। बांग्लादेश, बांग्लादेश देखा जाए, बांग्लादेश देखा जाए। भूटान का देखेंगे, समझ आइए। म्यांमार का देखेंगे, म्यांमार का देखेंगे। इसके बाद अगर देखा जाए बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, समझ जाइए। नेपाल की अगर देखा जाए, नेपाल का देखा जाए। पाकिस्तान का देखेंगे, ये बेटवा पाकिस्तान का देखेंगे। ये अफगानिस्तान का देखेंगे, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान को देखेंगे हम। तजाकिस्तान का देखेंगे, तजाकिस्तान, तजाकिस्तान को देखेंगे, तजाकिस्तान का देखेंगे, समझ। कजाकिस्तान का देखेंगे, कजाकिस्तान का देखेंगे, कजाकिस्तान का देखेंगे, समझ आइए। कजाकिस्तान का देखेंगे। बहुत सारे देश का हम राजधानी देखेंगे। तो इजराइल की राजधानी है जेरूसलम। कहाँ है? जेरूसलम। क्वेश्चन पूछेगा कि इजराइल की राजधानी कहाँ है, तो कहिएगा जेरूसलम। कथी कहिएगा? जेरूसलम इजराइल की राजधानी है। दूसरा, ईरान की राजधानी है बगदाद। कथी है? बगदाद। ईरान की राजधानी कहाँ है? बगदाद। तुर्की की राजधानी अंकारा। कहाँ है? अंकारा। तुर्की की राजधानी अंकारा। फ्रांस की राजधानी पेरिस है, फ्रांस की राजधानी पेरिस है। जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। कथी है? बर्लिन है। जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। ऑस्ट्रिया की राजधानी केनवरा है। कथी है? केनवरा है, केनवरा है, समझ जाइए। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है। कथी है? वियना है, समझ जाइए। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है। कहाँ है? बुडापेस्ट है। हंगरी की राजधानी कहाँ है? बुडापेस्ट है। स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है। कहाँ है? बर्न है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन, 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 वाशिंगटन डीसी है, वाशिंगटन डीसी है। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो है। कथी है? कोलंबो है। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो है। बांग्लादेश का ढाका है, बांग्लादेश का ढाका है, मुद्रा टाका है। भूटान के थिप्पू है। कथी है? थिप्पू है, समझ जाइए। म्यांमार के ने पाइतवान है। कोने पाइतवान है, ने पाइतवान है म्यांमार के। नेपाल के काठमांडू है, नेपाल के काठमांडू, काठमांडू है, काठमांडू है। पाकिस्तान के, समझ आइए, इस्लामाबाद है। कथी? इस्लामाबाद है। पाकिस्तान का क्या है? इस्लामाबाद है, समझ आइए। अफगानिस्तान के काबुल है, अफगानिस्तान के काबुल है। तजाकिस्तान के ताशकंद है। कथी है? ताशकंद है, ताशकंद है। कजाकिस्तान के अस्ताना है। कथी है? अस्ताना है। कजाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? अस्ताना है। तो ये जितना देश है सबके राजधानी देखे हैं। पहला, इजराइल की राजधानी जेरूसलम, ईरान के बगदाद है, तुर्की के अंकारा है, फ्रांस के पेरिस है, जर्मनी के बर्लिन है, ऑस्ट्रिया के केनवरा है, ऑस्ट्रिया के वियना है, हंगरी के बुडापेस्ट है, स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है, अमेरिका के वाशिंगटन डीसी, श्रीलंका के कोलंबो, बांग्लादेश के ढाका, भूटान के थिम्पू, म्यांमार के ने पाइतवान, नेपाल के काठमांडू, पाकिस्तान के इस्लामाबाद, अफगानिस्तान के काबुल, तजाकिस्तान के ताशकंद, कजाकिस्तान के अस्ताना। आगे अगर देखा जाए, आगे अगर देखा जाए, आगे अगर देखा जाए, आगे अगर देखा जाए तो चीन की राजधानी पूछेगा, चीन की राजधानी पूछेगा, रूस की राजधानी पूछेगा, यूक्रेन की राजधानी पूछेगा, यूक्रेन की राजधानी पूछेगा, यूक्रेन की राजधानी पूछेगा आपसे, समझ जाइए। यूक्रेन की राजधानी पूछेगा। तो चीन की राजधानी है बीजिंग, चीन की राजधानी कहाँ है? बीजिंग। रूस की राजधानी मॉस्को, रूस की राजधानी मॉस्को। यूक्रेन की राजधानी वन है, यूक्रेन की राजधानी वन है, यूक्रेन की राजधानी कहाँ है? वन है। ये देश सब है, समझ जाइए। इसकी राजधानी आपके एग्जाम में पूछ सकता है। मैंने 20 से अधिक राजधानी मैंने अभी देखा है, समझ आइए। तो चलिए एक बार राजधानी को रिकॉल करते हैं। थोड़ा राजधानी को अगर रिकॉल किया जाए तो थोड़ा देख लेते हैं। पहला क्या पूछे हैं? राजधानी को अगर रिकॉल किया जाए तो राजधानी को अगर रिकॉल किया जाए तो देखिए, पहला ईरान की राजधानी कहाँ है? जेरूसलम। ईरान के बगदाद है, तुर्की के अंकारा है, फ्रांस के पेरिस है, जर्मनी के बर्लिन है, ऑस्ट्रिया के केनबरा है, ऑस्ट्रिया के वियना है, हंगरी के बुडापेस्ट है, स्विट्जरलैंड के बर्न है, अमेरिका के वाशिंगटन डीसी है, श्रीलंका के कोलंबो है, समझे, बांग्लादेश के ढाका है, भूटान के थिम्पू है, म्यांमार के ने पाइतवान, नेपाल के काठमांडू, पाकिस्तान के इस्लामाबाद, अफगानिस्तान के काबुल, तजाकिस्तान के ताशकंद, कजाकिस्तान के अस्ताना, समझ जाइए। अब खाली देश के नाम बोलिए ना भैया, आप खाली देश के नाम तुम बोलो ना खाली। चीन के बीजिंग है, रूस के मॉस्को है, यूक्रेन के वन है, यूक्रेन के वन है, समझ जाइए। देशे के नाम याद नहीं आ रहा ना, तो राजधानी तो मुँह पे है, समझ जाइए। राजधानी तो मुँह पे है, समझ जाइए। देशे के नाम याद नहीं आ रहा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन अगर देखा जाए, अगला क्वेश्चन अगर देखा जाए, क्वेश्चन पूरा रेशम के अध्ययन को क्या कहते हैं? रेशम के अध्ययन को सेरीकल्चर कहते हैं। क्वेश्चन में आपका आंसर है, रेशम के अध्ययन को सेरीकल्चर कहते हैं, सेरीकल्चर कहते हैं रेशम के अध्ययन को। तो ऑप्शन C4 कैट हो जाएगा। एपीकल्चर, मधुमक्खी के अध्ययन को,
मधु मधु मधुमक्खी 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 के अध्ययन को एपी कल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? एपी कल्चर। पीसी कल्चर की बात किया जाए तो एपी कल्चर पूछेगा, एपी कल्चर क्वेश्चन पूछेगा, एपी कल्चर की अगर बात किया जाए एपी कल्चर क्वेश्चन पूछेगा। इसके बाद पूछेगा हॉर्टिकल्चर, क्वेश्चन पूछेगा हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर पूछेगा, हॉर्टिकल्चर पूछेगा आपसे। इसके बाद अगर पूछेगा सेरीकल्चर पूछेगा, सेरीकल्चर पूछेगा, सेरीकल्चर पूछेगा आपसे, समझ आइए। इसके बाद पूछेगा फ्लोरिकल्चर, क्वेश्चन पूछेगा फ्लोरिकल्चर पूछेगा, फ्लोरिकल्चर आपसे क्वेश्चन पूछेगा। इसके बाद पीसी कल्चर क्वेश्चन पूछेगा, पीसी कल्चर की अगर बात किया जाए तो पीसी कल्चर की बात किया जाए तो ये सब आपके एग्जाम में प्रश्न पूछ सकता है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। चलिए एपी कल्चर अगर पूछ रहा है तो रेशम के अध्ययन, कहिएगा रेशम के अध्ययन को एपी कल्चर कहते हैं। रेशम के अध्ययन को क्या कहेंगे? एपी कल्चर कहेंगे। हॉर्टिकल्चर साग सब्जी का मतलब साग सब्जी के अध्ययन को, साग सब्जी के अध्ययन को हम क्या कहेंगे भैया? साग सब्जी के अध्ययन को हम हॉर्टिकल्चर कहेंगे। सेरीकल्चर अगर देखा जाए, तो सेरीकल्चर देखा जाए रेशम के अध्ययन को सेरीकल्चर कहते हैं। एपी कल्चर मधुमक्खी, पहला क्वेश्चन गलती हो गया। मधुमक्खी के जो है ना एपी कल्चर, मधुमक्खी के अध्ययन को एपी कल्चर कहते हैं। साग सब्जी के अध्ययन को हम हॉर्टिकल्चर कहते हैं। रेशम के अध्ययन को सेरीकल्चर कहते हैं। फ्लोरिकल्चर मतलब फल के अध्ययन को क्या कहेंगे भैया? फल के अध्ययन को क्या कहेंगे? फ्लोरिकल्चर कहेंगे। पीसी कल्चर मछली के अध्ययन को, मछली पालन के अध्ययन को हम पीसी कल्चर कहेंगे। विटीकल्चर की क्वेश्चन में विटीकल्चर की अगर बात किया जाए तो विटीकल्चर अंगूर के अध्ययन को, अंगूर के उत्पादन को विटीकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? विटीकल्चर कहते हैं। यहां से भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ लेता है। तो एपी कल्चर मधुमक्खी के अध्ययन को क्या कहेंगे? एपी कल्चर। हॉर्टिकल्चर की बात किया जाए तो साग सब्जी के अध्ययन को हॉर्टिकल्चर कहेंगे। सेरीकल्चर रेशम के अध्ययन को सेरीकल्चर कहेंगे। फ्लोरिकल्चर फल के अध्ययन को फ्लोरिकल्चर कहेंगे। पीसी कल्चर मतलब पीस, मछली के ना पीस बनाते हैं भैया, तो उससे समझ जाओ पीसी कल्चर किसको? मछली के अध्ययन को कहेंगे। विटीकल्चर तो अंगूर के अध्ययन को क्या कहेंगे? विटीकल्चर कहेंगे मेरे प्यारे साथियों। आगे करा कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया है? अब हम बायोलॉजी आ गए भैया, चलिए थोड़ा बायोलॉजी पढ़ लेते हैं। बायोलॉजी की अगर बात किया माइटोकॉन्ड्रिया की खोज पूछ रहा है। इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे कह रहा है, आगे आपका क्वेश्चन कह रहा है भैया, आगे कह रहा है आपका माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया है? माइटोकॉन्ड्रिया तो सबसे पहले आते हैं कोशिका की खोज। कोशिका की खोज अगर देखा जाए तो रॉबर्ट हुक कौन किया है? रॉबर्ट हुक किया है 1665 में। कोशिका का सिद्धांत किसने दिया है? कोशिका का अगर सिद्धांत देखा जाए तो कोशिका का सिद्धांत अगर देखा जाए तो स्लाइड और स्वान दिया है। स्लाइड और स्वान दिया है। स्लाइड और स्वान एक मिनट रुक जाइए। स्लाइड और स्वान दिया है। स्लाइड और स्वान दिया है। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक कब? 1665 में कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक। कोशिका का सिद्धांत स्लाइड और स्वान दिया है। स्लाइड कोशिका में जीव द्रव का खोज। कोशिका में जीव द्रव का खोज की बात किया जाए, जीव द्रव्य की बात कर खोज किया जाता है, इसका खोज किया है पुरकेंजे। कौन किया है? पुरकेंजे किया है, समझ आइए। बहुत सारा है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किया तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किया कार्ल बेंडा। कौन किया है? कार्ल बेंडा। माइटोकॉन्ड्रिया की बात किया, माइटोकॉन्ड्रिया की बात किया जाता है, इसका खोज किया है कार्ल बेंडा। कौन किया है? कार्ल बेंडा किया है। कौन किया है? कार्ल बेंडा किया है, समझ आइए। रॉबर्ट हुक कोशिका का खोज किया है, समझ आइए। इसके बाद अगर देखा जाए टीका के खोज किया है एडवर्ड जेनर। कौन किया है? एडवर्ड जेनर किया है। कौन किया है? जेनर किया है, समझ जाइए। एडवर्ड जेनर किया है टीका के खोज। अगर देखा जाए टीका के खोज कौन किया है? एडवर्ड जेनर किया है, समझ आए।
बहुत सारा है, समझ आइए, बहुत सारा चीज का खोज हुआ है, टीका का खोज हुआ है, समझ जाइए। चलिए आगे अगर देख लेते हैं, आगे अगर देखा जाए, सबसे छोटी कोशिका होती है, सबसे छोटी कोशिका की अगर बात किया जाए तो सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा होती है। क्या होती है? माइकोप्लाज्मा। कौन होती है? माइकोप्लाज्मा, ऑप्शन नंबर। सबसे बड़ी कोशिका की बात किया तो तंत्रिका कोशिका सबसे बड़ी कोशिका है, तंत्रिका कोशिका सबसे बड़ी कोशिका है, यही सबसे बड़ी कोशिका है, सबसे बड़ी कोशिका है, सबसे बड़ी कोशिका है, सबसे बड़ी कोशिका है। इसके बाद अगर देखा जाए माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका है, सबसे छोटी कोशिका है, छोटी कोशिका है, सबसे छोटी कोशिका है, सबसे छोटी कोशिका है। अगर देखा जाए लाल रक्त का मतलब लाल रक्त कोशिका मतलब रेड ब्लड सेल मतलब आरबीसी, आरबीसी अगर देखा जाए तो रेड ब्लड सेल कहते हैं, आरबीसी। इसके बाद आरबीसी अगर देखा जाए, और एक कौन है? जीवाणु कोशिका, बैक्टीरियल सेल। आरबीसी अगर देखा जाए तो ये ब्लड का कभी ये ब्लड है, ये ब्लड का ग्रुप है, ये ब्लड का ग्रुप है। एक होता है आरबीसी होता है, एक होता है डब्ल्यूबीसी होता है, एक डब्ल्यूबीसी होता है, एक प्लेटलेस होता है। कभी होता है एक प्लेटलेस होता है, कभी होता है एक प्लेटलेस होता है, समझ आए। आरबीसी रेड ब्लड होता है, डब्ल्यूसी श्वेत रक्त कोशिका होता है, प्लेटलेस होता है, जो समझ आइए। आगे देखा जाए तो कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। कभी याद रखना, साइटोलॉजी, साइटोलॉजी कोशिका के अध्ययन को कहते हैं। तो साइटोलॉजी, हिस्टोलॉजी, फिजियोलॉजी, जेनेटिक्स, तो ऑप्शन ए 4 हो जाएगा साइटोलॉजी। क्या होगा? साइटोलॉजी कोशिका के अध्ययन को कहते। ध्वनि तरंगे की प्रकृति कैसी होती है? ध्वनि तरंगे की प्रकृति अनुदैर्घ्य होती है। कभी होती है? अनुदैर्घ्य। अगर क्वेश्चन पूछेगा ध्वनि का, क्वेश्चन पूछ देगा ध्वनि तरंग पूछेगा, प्रकाश तरंग पूछेगा, प्रकाश तरंग पूछेगा, तो ये सब कथी का? ध्वनि तरंग कहिएगा अनुदैर्घ्य, कथी कहिएगा? क्वेश्चन पूछेगा अनुदैर्घ्य, अनुदैर्घ्य तरंग है, अनुदैर्घ्य तरंग है। प्रकाश तरंग पूछेगा तो अनुप्रस्थ है, कथी है? अनुप्रस्थ है। प्रकाश क्या है? अनुप्रस्थ है। इससे क्वेश्चन सब पूछ सकता है, समझ आए। एक क्वेश्चन पूछ सकता है, समझ आइए। समझ देखा जाए तो ध्वनि को 3 भागों में बांटा गया है, ध्वनि तरंगों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला श्रय तरंग, पहला क्या है? श्रय तरंग है, पहला श्रय तरंग है। दूसरा है प्राश्रय तरंग है, कथी है? प्राश्रय तरंग है। तीसरा का अवश्रय तरंग है, कथी है? अवश्रय तरंग है, अवश्रय तरंग है, समझ आइए, अवश्रय तरंग है, समझ आइए। इसके बाद देखा जाए श्रय तरंग की बात किया जाए तो 20 से लेकर 20,000 के 20 से लेकर 20,000 एचजीट के बीच में होता है। प्राश्रय के 20,000 से अधिक होता है, 20,000 से अधिक होता है। अवश्रय 20 एचजीट से कम होता है, 20 हर्ट्ज से कम होता है, 20 हर्ट्ज से कम होता है। 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच में अवश्रय तरंग का वैल्यू होता है। प्राश्रय की अगर बात किया जाए तो 20,000 से अधिक होता है, और अवश्रय की बात किया जाए तो 20 हर्ट्ज से कम होता है, मेरे प्यारे साथियों। आगे अगर देखा जाए, आगे अगर क्वेश्चन देखा जाए, 1 मिनट, हाँ, गोबर गैस में मुख्यतः क्या होता है? तो गोबर गैस में मीथेन होता है, कभी होता है? मेथेन होता है, कभी होता है? CH4 होता है, CH4 होता है। ऑप्शन A4 हो जाएगा, समझ आइए। हाइड्रोजन नहीं होगा, हाइड्रोजन नहीं होगा, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा, नाइट्रोजन नहीं होगा, क्या होगा? मीथेन होगा। क्या होगा? मीथेन होगा, मेरे प्यारे साथियों। सबसे भारी धातु कौन है? क्वेश्चन है सबसे भारी धातु कौन है? तो चलिए इसमें भारी और हल्का में थोड़ा डिफरेंस देख लेते हैं। सबसे भारी धातु की क्वेश्चन पूछा जाए, सबसे भारी क्वेश्चन पूछेगा तो कहिएगा ओसियम, कथी कहिएगा? ओसियम, कथी कहिएगा? ओसियम है, कथी है? ओसियम है। सबसे हल्का पूछेगा, सबसे हल्का पूछेगा तो कहिएगा लिथियम, कथी कहिएगा? लिथियम। कथी क्वेश्चन लिथियम, कथी कहिएगा? लिथियम। सबसे भारी धातु, धातु की बात क्या है? ये दोनों धातु है, ये दोनों क्या है? धातु है। सबसे भारी धातु पूछेगा तो कहिएगा ओसियम, कथी कहिएगा? ओसियम सबसे भारी धातु है, और सबसे हल्का लिथियम है। तत्व की अगर बात किया जाए तो सबसे भारी तत्व की बात किया जाए, सबसे भारी तत्व की अगर बात किया जाए तो कथी होगा भैया? सबसे भारी तत्व की अगर बात किया जाए, सबसे हल्का तत्व, हल्का तत्व की अगर बात किया जाए तो हल्का तत्व कौन है भैया? हल्का तत्व कौन है भैया? और सबसे भारी तत्व कौन है? भारी तत्व कौन है? ये दोनों कमेंट करके बताइएगा, ये दोनों कमेंट करके बताइएगा। पृथ्वी पर सबसे अधिक है, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु, पृथ्वी पर सबसे अधिक पाया जाने वाला धातु कौन है? एल्युमिनियम है, कथी है? एल्युमिनियम है, कथी है? एल्युमिनियम है। ये क्वेश्चन पूछेगा पृथ्वी पर सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व पूछ देगा, तत्व पूछेगा तो कहिएगा ऑक्सीजन है, कथी है? ऑक्सीजन है, कथी है? ऑक्सीजन है, कथी है? ऑक्सीजन है। क्वेश्चन पूछेगा वायुमंडल में
वायुमंडल में पाया जाने वाला तत्व कथी है? तो कहिएगा कथी? कार्बन डाइऑक्साइड। कथी है? अधिक वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन पाया जाता है। कथी पाया जाता है? नाइट्रोजन पाया जाता है मेरे प्यारे साथियों। आगे अगर देखा जाए तो आगे समाप्त हो चुका है। उम्मीद है कि आज का क्लास आपको समझ में आया होगा और जितने भी पढ़ाए, जितने भी डिस्कशन कराए हैं उसको आप एक नोटबुक पे नोट कीजिएगा और उसको याद कीजिएगा, उसको बार बार देखिएगा, रिवीजन कीजिएगा, समझ आइए, ताकि आपका एक सीट बिहार पुलिस में आपका सिलेक्शन पक्का हो सके। तो उम्मीद है कि आपका सिलेक्शन, मैं आशा करता हूं, मैं भगवान से दुआ करता हूं, मां सरस्वती से कामना करता हूं कि आपका सिलेक्शन हो जाए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।